जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संजय चौहान आपका अपने डिस्कवरी स्टडी सर्कल यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है बच्चों, वो उसी को आगे बढ़ाते हुए विदेशी यात्री का विवरण। विदेशी यात्री भारत में आने वाले प्राचीन काल और मध्य काल में बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को बाहर पहुंचाया और बाहर की चीजों की जानकारी भारत के राजाओं को दी। प्राचीन काल और मध्य काल में इन यात्रियों के माध्यम से ही भारत का दूसरी दुनिया के साथ संचार यानी कम्युनिकेशन हुआ करता था। ये राजदूत पहले बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जिनमें मैगस्थनीज हुआ, हुवेन सांग हुआ, फहियान हुआ। ये यात्री इतने महत्वपूर्ण थे कि अपने यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, दार्शनिक सिस्टम था, जो अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में हमारे राजाओं को, हमारे दरबारियों को बताया करते थे और हमारी चीजों की जानकारी विदेशों में दिया करते थे। इससे न केवल विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बनते थे, बल्कि दो देशों के बीच आपसी व्यापार को भी बढ़ावा मिलता था। तो ये इतने महत्वपूर्ण राजदूत हुए हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सा यात्री कब आया, किसके काल में आया और क्या उसके बारे में एक दो बातें महत्वपूर्ण है जो हमको जाननी चाहिए। ज्यादातर तो यह आता है एग्जाम में, छोटे जो एग्जाम, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें, कि यात्री किस देश का था और किसके काल में आया था। जो उसने पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम क्या था। ये दो तीन बात ही पूछता है और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। जो यूपीएससी एग्जाम है उसमें तो पूछ सकते फाहियान का जो विवरण दिया है, फाहियान ने जो बताया कि भारत में व्यापार कोड़ियों के माध्यम से होता था, इसके बारे में है। अलबुर्नी का भारत तो अलग बहुत सी चीजें, लेकिन जो वनडे एग्जाम है उनके लिए तो ये पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, चलिए करते हैं, आगे देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहला हमारा जो यात्री आएगा इसके बाद वो है बच्चों चाउ चू कुआ। चाउ चू कुआ, ये चाउ चू कुआ बच्चों चीन का यात्री है, ध्यान रखेगा। और भारत आने वाला चौथा चीनी यात्री है। पहला फाहियान है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा हुवेन सांग है, तीसरा इत्सिंग है और चौथा यात्री बच्चों ये है चाउ चू कुआ। ये यात्री केवल चोल काल, चोल के यहीं आया था, यानी इसका विवरण केवल कहां है, दक्षिण भारत तक है। ये उत्तर भारत में नहीं आया। दक्षिण भारत में केवल चोल वंश तक इसका आगमन हुआ और उन्हीं से कुछ बौद्ध धर्म की पुस्तकों को अपने साथ उनका अनुवाद करके ले गया। इसने उत्तर भारत, जहां पर बौद्ध धर्म मुख्यतः प्रचलित था और है और रहेगा, उसकी यात्रा इस व्यक्ति ने नहीं करी थी। जो चाउ चू कुआ, यह याद रखना है कि चौथा चीनी यात्री था जो भारत में आया था और दक्षिण भारत के चोल राज्य में ही इसका प्रवेश हुआ था। यह आगे बाकी ऊपर तक नहीं आया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट यात्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्को पोलो। इससे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। तीर्थयात्रियों का राजकुमार तो हुवेन सांग है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार। और मध्यकालीन यात्री राजकुमार या मध्यकालीन तीर्थयात्री राजकुमार जो है वो बच्चों आपका मार्को पोलो है। ये कहां का था, ये इटली का यात्री था, इटली के वेनिस का। वेनिस कह लो, वेनिस शहर का था और इटली देश का था। कौन, मार्को पोलो। मार्को पोलो भारत में जब आया तो भारत के बारे में इसने, भारत में कब आए, 1292 में भारत में आया था। मार्को पोलो भारत में आने के बाद इसने भी केवल कोरोमंडल तट की यात्रा करी, कोरोमंडल तट की यात्रा करी थी। उसमें कोरोमंडल तट पर पांड्य राज्य का राज था और पांड्य राज्य के राजा उसमें थे कुलशेखर, राजशेखर, नहीं कुलशेखर थे, कुलशेखर, कुलशेखर।
पांड्य नरेश कुलशेखर के दरबार में ही ये आया था बच्चों, ध्यान रखना है आपको। किसके काल में? पांड्य नरेश कुलशेखर के काल में भारत में आया था। और मार्को पोलो ने काकतीय वंश की राजकुमारी, काकतीय वंश की राजकुमारी, काकतीय वंश था उस समय की राजकुमारी रुद्रमा देवी का उल्लेख किया है। कहा कि रुद्रमा देवी उसमें शासन क्या करती थी, बहुत शक्तिशाली और कुशल प्रशासक थी। रुद्रमा देवी किस वंश की? काकतीय वंश की थी। इस बात का उल्लेख मार्को पोलो करता है। 1292 में दक्षिण भारत में आया था, विशेषकर कहां? कोरोमंडल तट पर आया था। और यहां पर पांड्य नरेश कुलशेखर के ही दरबार में यह आया था और वहीं से फिर ये वापस चला गया। कौन? ये आपका मार्को पोलो। मार्को पोलो चीन, आर्मेनिया, जॉर्जिया के माध्यम से यूरोप पहुंचा था और रेशम मार्ग से भारत में आया था। बच्चों ये वही रेशम मार्ग है जिसको अब चीन वन बेल्ट वन रूट OBOR के माध्यम से दोबारा तैयार कर रहा है। ये उसी प्राचीन रेशम मार्ग से भारत में आया था, पर उत्तर भारत में नहीं आया, कल दक्षिण भारत में आया और कोरोमंडल तट से ही वापस चला गया। ठीक पांड्य नरेश के वहीं से ही। तो तीसरा यात्री है वह इब्न बतूता। इसके बाद आज का तीसरा यात्री कौन सा है? इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 में आया था MBT के समय। किस समय? MBT बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिष शास्त्रीय, सारे गुण उसके अंदर थे जो भारत का शासक बना था। कौन बच्चों? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये भारत का सुल्तान था, लेकिन इसे पागल सुल्तान भी कहते हैं, इसको ही पागल भी कहा गया है, रक्त पिपासु भी कहा गया है, विषमताओं का मिश्रण कहा गया है। कारण क्या था कि MBT ने जो योजनाएं चलाई थी वो योजनाएं उस काल में सफल नहीं हो सकी, जबकि उन्हीं योजनाओं को उसके बाद आने वाले अकबर और शेर शाह सूरी ने आगे बढ़ाया तो वो चली। खैर ये तो बात दूसरी है, MBT काल में देखते हैं, इसको पढ़ेंगे इसको। तो MBT काल में भारत में आया था इब्न बतूता। ध्यान रखिएगा आप, हेलो, हाँ जी, अच्छा जी, बताओ जल्दी बताओ। अरे क्लास चल रहा। ठीक है, अच्छा मैं भेजता हूं। तो इब्न बतूता भारत में आया था। ये था कहां का इब्न बतूता? इब्न बतूता था अफ्रीकी यात्री। कहां का? अफ्रीकी था और अफ्रीकी देश है मोरक्को। मोरक्को, मोरक्को का रहने वाला था। और ध्यान रखना इब्न बतूता जो भारत में आया था, जो मोरक्को का था, यह पूछा जाए कि इब्न बतूता वास्तव में था कहां का? उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। कहां का था ये बच्चों है ना, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम अफ्रीका का ये रहने वाला था। उत्तर पश्चिम अफ्रीका का रहने वाला था। कौन? मोरक्को पड़ता का देश। ये आया इब्न बतूता। जब भारत में आया इब्न बतूता तो MBT ने इसे दिल्ली का मुख्य काजी बना दिया। मुख्य काजी, काजी कौन बच्चों होता था? काजी इस्लाम धर्म का उस समय एक सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। धार्मिक मामलों की सुनवाई मुख्य काजी क्या करता था, जो दिल्ली का मुख्य काजी होता था। पहले इस पद पर था बरनी, जियाउद्दीन बरनी, जिसने तारीख फिरोजशाही पुस्तक लिखी। जियाउद्दीन बरनी को हटाकर MBT ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया। इसने अच्छा काम किया इब्न बतूता ने दिल्ली के अंदर रहते हुए। उसके बाद 1342 में इब्न बतूता को MBT ने चीन में, किसको? इब्न बतूता को चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा। किसे? इब्न बतूता को अपना राजदूत
बनाकर भेजा था चीन में। पहले राजदूत इसलिए भेजे जाया करते थे ताकि दो देशों के बीच व्यापारिक जो समस्याएं हैं उनको समाप्त किया जा सके। आज भी आप देखते होंगे तमाम तरह के शिष्टमंडल दूसरे देशों में जाते हैं और वहां से बहुत सारे हमारे यहां आते हैं। तो शिष्टमंडल क्यों आते जाते हैं? ये बच्चों इसलिए आते जाते हैं ताकि एक दूसरे के जो बीच में जो व्यापार की जो समस्याएं आ रही है वो समस्याएं ना आए। ये बात थी। तो चीन में अपना दूत बनाकर भेजा किसने? इब्न बतूता को। किसने? एमबीटी ने। एमबीटी जब भारत में वापस आता है, आने के बाद इसने एक पुस्तक लिखी, रेहला। रेहला जो कि अरबी भाषा में है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। यह आप ध्यान रखिएगा। रेहला पुस्तक, इसका पूरा जीवन वृत्तांत जो है इब्न बतूता का वो रेहला में है। तो रेहला से एमबीटी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। जो इसकी 5 मेन योजनाएं थी एमबीटी की, राजधानी परिवर्तन हुआ, सांकेतिक मुद्रा का चलाना हुआ, कराची अभियान हुआ, ठीक ना। और जो 5 योजनाएं थी उन सब 5 के बारे में इसमें विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। जहां तक जियाउद्दीन बर्नी का सवाल है, तो जियाउद्दीन बर्नी इब्न बतूता का जब महत्व बढ़ गया दिल्ली के अंदर, तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में एमबीटी की बुराई करनी प्रारंभ कर दी थी। कारण क्या था? वही कि भाई एक व्यक्ति जब पद से हटा दिया जाता है और दूसरा व्यक्ति उस पद पर आ जाए तो पहले वाले को तो दिक्कत होगी ना। तो दिक्कत हुई तो उसने फिर एमबीटी की बुराई करनी शुरू कर दी, जबकि वो उससे पहले एमबीटी की तारीफ करता है। खैर, तो ये होगा के बारे में 5-7 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप। कहां का था? मोरक्को, अफ्रीकी देश है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। दिल्ली में आने के बाद एमबीटी ने मुख्य काजी बनाया दिल्ली का, अपना दूत बनाकर चीन भेजा। चीन से जब आया तो अपनी पुस्तक लिखी उसने, कौन सी? रेहला लिखी। किस भाषा में लिखी? अरबी में लिखी। और एमबीटी के बारे में बहुत कुछ जानकारी इब्न बतूता से मिलती है। इब्न बतूता। नेक्स्ट यात्री है निकोलस कॉन्टी या निकोलो कॉन्टी बोलते हैं इसको। निकोलस कॉन्टी इटली का यात्री था और विजयनगर साम्राज्य में, किसमें? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य में आने वाला पहला विदेशी यात्री है। यह साम्राज्य कहां था? जानते हैं आप? वर्तमान कर्नाटक का क्षेत्र इस साम्राज्य के अंदर था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने करी थी। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने करी थी, ठीक ना। निकोलो कॉन्टी आता है इस साम्राज्य में 1420 में आता है। 20 में आने के बाद उसमें यहां का जो राजा था ना विजयनगर का, वो था देवराय प्रथम, देवराय फर्स्ट। देवराय प्रथम के काल में भारत में आता है निकोलो कॉन्टी। भारत में आने के बाद जब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है तो विजयनगर जो शहर था, विजयनगर, इस शहर के नाम पर इस पूरे साम्राज्य का नाम पड़ा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का नाम ना, जो शहर था विजयनगर, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन शहर? विजयनगर शहर, तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी जो कृष्णा की सहायक है, कृष्णा की सहायक है, तो इसके नाम पर नाम पड़ा विजयनगर साम्राज्य। देवराय प्रथम काल में आया और ये विजयनगर जो शहर था उसकी बहुत तारीफ करता है। क्या? ये कहता है कि ऐसा शहर उसने दुनिया में कहीं नहीं देखा। इतना अच्छा शहर, सुंदर शहर, जो लगभग 60 मील में, जो घेरा कितना उसका? 60 मील का घेरा है। यानी इतना बड़ा शहर उसने पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखा। विजयनगर की साम्राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक व्यवस्था की जानकारी हमें निकोलस कॉन्टी से मिल जाती है, जो कहां का था? इटली का यात्री था। कहां का? इटली का। अब्दुल रज्जाक 1443 में आता है। इसमें शासक बन गया था विजयनगर, ये भी विजयनगर में आता है, देवराय सेकंड। देवराय द्वितीय उस समय शासक था विजयनगर का। कौन? जब अब्दुल रज्जाक आता है। अब्दुल रज्जाक कहां का था? ये था ईरान का। निकलो फारस। और ये फारस के शासक शाहरुख
शाहरुख खान नहीं, शाहरुख का राजदूत बनकर आया था, का दूत बनकर आया था। शाहरुख का दूत था कौन? अब्दुल रज्जाक। यात्रा करी विजयनगर की। यात्रा करने के बाद विजयनगर जो शहर है ना, विजयनगर, वास्तव में विजयनगर जो शहर था यह अपने काल का एक बृहत्तम, बड़ा, आलीशान और विशाल शहर हुआ करता था। अब्दुल रज्जाक ने कहा कि यह शहर वास्तव में 7 परकोटे में बसा हुआ है। परकोटे क्या होते हैं? देखो आप, परकोटे किसे कहते हैं? कहा कि इस शहर में 7, जैसे ना एक परकोटा ये हो गया, ऐसे बसा हुआ था। एक ये, एक इससे बड़ा, एक इससे बड़ा, ऐसे 7 परकोटे में 7 हिस्सों में विजयनगर बसा हुआ था। जब केंद्र हिस्सा है जहां पर राजा कृष्णदेव राय या जैसे देव राय द्वितीय सब बैठा करते, तो यहां तक पहुंचना क्या था? मुश्किल था। पूरा शहर पहाड़ी से घिरा हुआ था, एक तरफ नदियां थी, तो एक तरह से बिल्कुल सुरक्षित शहर था ये। सुरक्षित शहर, पूर्णतः सुरक्षित शहर था। कौन सा? आपका विजयनगर साम्राज्य। तो अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, यानी ईरान का यात्री था, शाहरुख का राजदूत था, देवराय द्वितीय काल में भारत में आया था और विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर शहर के बारे में बताता है कि यहां के लोग बड़े अच्छे व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, और जो शहर है वो 7 परकोटों में यानी 7 हिस्सों में बसा हुआ है। ये किसका विवरण है? ये अब्दुल रज्जाक का विवरण है। डुआर्टो बरबोसा बहुत महत्वपूर्ण यात्री है, भारत में आया था 1500 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय। कृष्णदेव राय जानते हो आप, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम सम्राट और भारत के भी महानतम सम्राटों में से एक है ये। इनके दरबार में आप जानते हैं अष्ट दिग्गज रहा करते थे। अष्ट दिग्गज, ये अष्ट दिग्गज कौन थे? ये तेलुगु भाषा के, किस भाषा के? तेलुगु भाषा के। ये तेलुगु भाषा के 8 बड़े विद्वान थे, जिसमें तेनाली रामा भी एक थे। कृष्णदेव राय के काल में आया डुआर्टो बारबोसा। वास्तव में ये डुआर्टो बारबोसा जो था ये पुर्तगाली था, और ये जो पुर्तगाली था, जो भारत का जो गवर्नर था पुर्तगाल का, अल्बुकर्क, ये उसका द्विभाषीय था, उसका ट्रांसलेटर था कि इसको तेलुगु, हिंदी, संस्कृत भाषा का ज्ञान था। पुर्तगाल का तो ज्ञान क्योंकि था, पुर्तगाल तो बहुत ज्ञान था ही। ये अल्बुकर्क का द्विभाषीय था, इसका ट्रांसलेटर था। कौन? डुआर्टो बारबोसा। जब से साम्राज्य की राजधानी इसकी विजयनगर जब यात्रा करी, तो उसने देखा कि कृष्णदेव राय के काल में के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते हैं। एक भव्य उसमें पूरा दरबार हुआ करता था, उसके बारे में बताता है। इसके अलावा यह कहता है कि विजय साम्राज्य में एक बहुत बड़ी बुराई यह है कि वहां के लोग, वहां सती प्रथा है, सती प्रथा है, और साथ में जिन लोगों के जो लिंगियात हैं, जानते हैं आज भी कर्नाटक में लिंगियात संप्रदाय है जो शैव धर्म को मानते हैं। लिंगियात इसमें और चेट्टियों में और ब्राह्मणों में सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा ब्राह्मणों में नहीं थी, ना लिंगियात में, ना किसमें थी? चेट्टियों में थी। बाकी जो और सामान्य लोग थे उन सब में क्या थी बच्चों? उनमें सब में सती प्रथा होती थी। 1 मिनट में जरा सेल बता लेता हूं, फिर देखते हैं, कभी आवाज खराब हो जाए। सती प्रथा का उल्लेख करता है कौन? कृष्णदेव राय, वो क्या नाम? डुआर्टो बारबोसा। इसके अलावा जो बारबोसा था,
इसने गुजरात की भी यात्रा करी थी। इस पुर्तगाली ने कहा कि गुजरात, और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के बारे में जानकारी देता है। यह कहता है बारबोसा कि जो महमूद बेगड़ा शासक सुल्तान है गुजरात का, वो बचपन से किसी जहर का सेवन किया करता था, थोड़ी मात्रा में जहर लिया करता था। और वो जो जहर था उसका प्रभाव यह था कि जैसी कोई मक्खी मच्छर उसके हाथ पर या शरीर पर कहीं बैठता था तो वहीं से वो फूल जाकर वो मच्छर या मक्खी मर जाया करती थी। ऐसे उदाहरण हमें और भी जगह मिलते हैं। अकबर के बारे में कहा जाता है, या जो सिकंदर शासक सिकंदर महान जिसको बोलते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि इन लोगों को बचपन से ही थोड़ी मात्रा में जहर दिया जाता था। हल्की मात्रा में जहर लेने का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी जहर से लड़ने वाले एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। आपकी बॉडी की क्षमता ना, जो रेजिस्टेंस पावर है, जो प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो डेवलप हो जाती है। तो अगर बड़ा होकर कोई आपको जहर देता है मारने के लिए, तो आपके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज हैं, आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ी हुई है, आपके ऊपर वो जहर असर नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों के बारे में कहता है। तो महमूद बेगड़ा के बारे में कौन बताता था? ये बारबोसा कहता है कि महमूद बेगड़ा बचपन से ही जहर लिया करता था, हल्की सी मात्रा में, तो जैसे कि मक्खी मच्छर बैठकर वो फूलकर मर जाया करता था। वो मोटा हुआ, थोड़ा सा फूला और मर जाया करता था। महमूद बेगड़ा के बारे में ये कहता है। इसके अलावा जो बारबोसा है, जो बता को पुर्तगाली था, ये तुर्कों के साथ जो घोड़ों का व्यापार था पुर्तगाल का विजयनगर साम्राज्य का, उसके बारे में विवरण देता है। इसके अतिरिक्त विजयनगर के बारे में बहुत सारी बातें, संस्कृति, इतिहास, भूगोल के बारे में बहुत सारी बातें, अर्थव्यवस्था की बातें बताता है। कौन? बारबोसा। जो आपको याद रखना, वो ये याद रखने कि बारबोसा कहां का था? पुर्तगाल का था। किसके समय आया? कृष्णदेवराय के समय आया। ठीक। किस बात का उल्लेख किया? सती प्रथा का उल्लेख किया, याद रखेगा। उसके अलावा महमूद बेगड़ा के बारे में बताता है, और गुजरात की भी यात्रा करी थी। किसने? डुआर्टो बारबोसा ने। अर्थात कौन? पुर्तगाली था। और अल्बुकर्क, जो आप जानते हैं, अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था, उसका ये राजदूत था। अच्छा, तो ये आपके सारे जो आज यात्री होने थे, वो सारे यात्री मैंने आपको करवा दिए हैं। कहां के थे, कौन थे। अब जो नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, उसमें डिमोगो पायस बहुत महत्वपूर्ण यात्री है। विजयनगर के बारे में तो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई डिमोगो पायस ने। उसके अलावा जो और बाकी जो यात्री बचेंगे, 5-6 यात्री अगली क्लास में होंगे। जय हिंद, जय भारत।